गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मिलने कराची गवर्नर हाउस पहुंचे। एडीसी लेफ्टिनेंट कमांडर इमरान ने इस्तकबाल किया। गवर्नर कामरान टिसोरी से उनके दफ्तर में मुलाकात की। बिजनेसमैन से सियासतदान और सियासतदान से गवर्नर बन गए। जिंदगी में कितनी तब्दीली आई? ज़िंदगी में तब्दीली तो आई है। पहले फैमिली के लिए कुछ टाइम निकल जाता था, लेकिन गवर्नर बनने के बाद फैमिली के लिए टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि 18 घंटे काम करते हैं। सुबह 10 से लेके रात फजर हो जाती है, और यही रूटीन अभी तक जब से गवर्नर बना हूँ मैं है, तो ये तब्दीली ज़रूर आई है। आपका टिसोरी ख़ानदान तो सोने का कारोबार करता है, आप भी मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए। क्या कभी कोई मुश्किल वक्त भी देखा? मुश्किल वक्त अल्लाह ना करे उस तरह से तो नहीं देखा कि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो। हाँ, लेकिन सियासी तौर पे एक मुश्किल वक्त ज़रूर मुझ पर आया जब मेरी नई नई शादी हुई। मेरी मिसेस प्रेग्नेंट थी, और उस वक्त मुझे गिरफ़्तार किया गया, और बग़ैर किसी वजह के। और ये वो टाइम था कि जब मुझे बिज़नेसमैन ऑफ द ईयर और लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ट्रॉफ़ी अवार्ड मिला, और गिरफ़्तार किया गया मामूली केसेस, जिसे अगर मैं यूँ कहूँ कि भैंस चोरी के इल्ज़ाम में उन्होंने मुझ पर मुकदमात बनाए, और घरों पे छापे पड़ रहे थे। और ज़िंदगी में कभी ना जेल देखी थी, ना अदालतें देखी थी पूरी ज़िंदगी में। और मिसेस अलहदा भाग रही थी, मैं अलहदा, क्योंकि घरों पे छापे थे। तो वो मुश्किल टाइम ज़िंदगी में हमने 3 से 4 महीने का पहली दफ़ा ज़िंदगी में देखा। पीर पगाड़ा साहब की फंक्शनल लीग में गए, वहाँ से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में आ गए, और फिर सीधे गवर्नर। ये सियासत में इस कदर तब्दीलियाँ क्यों? जब ये प्रॉब्लम आई थी हमें पीपल्स पार्टी के तौर में, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने ये सब किया, एज ए बिज़नेसमैन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। तो उस वक्त फिर मैंने पीर साहब पगाड़ा को ज्वाइन किया एज ए पॉलिटिकल पार्टी, और उनके साथ बहुत अच्छा सफ़र 4 साल का गुज़रा। और उसी दौरान डॉक्टर फ़ारूक सत्तार भाई, जो उस वक्त कन्वीनियर थे MQM पाकिस्तान के, पीर साहब की इजाज़त के साथ मैंने फिर MQM पाकिस्तान ज्वाइन किया। आप जब गवर्नर बढ़े तो सोशल मीडिया पर भी और चे में गोइयाँ भी हुई। आप मुत्तहिदा के उस विंग से हैं जो दहशतगर्दी करता था, तो आपने इस तनकीद को कैसे सहा? हाँ, तो वो जब गवर्नर बना तो बहुत तरफ से सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे मुख्तलिफ़ किस्म की मेरी तस्वीरें बना के और डाली गई। तो मुझे तो इतनी तकलीफ़ नहीं होती थी, क्योंकि मैं तो इन सब चीज़ों का आदी हूँ कि मुखालफत ज़रूर बर्दाश्त करनी चाहिए जब आप किसी ऐसे सफ़र में, और ख़ास तौर पे जो सियासत का हो, उसमें तनकीद का बुरा नहीं मानना चाहिए। हाँ, लेकिन दुख तब होता था जब स्कूल से बच्चे आके, ख़ास तौर पे मेरी बेटी मुझे कहती थी कि क्लास में लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। और फिर उस वक़्त इमरान खान साहब ने अपने मीनार पाकिस्तान के जलसे में ये कहा कि सिंध का गवर्नर देखो और मौला जट देखो। तो वो ज़ाहिर बड़ा वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, और बच्चों तक भी पहुंचा। अदरवाइज़ मैं तनकीद का कभी बुरा नहीं मानता। आपने तालीम कितनी हासिल की और कहाँ कहाँ से की? मैंने सेंट पैट्स कॉलेज कराची से BCom किया, और उसके बाद फिर अपने बिज़नेस के सफ़र में बहुत यंग एज में मैं शामिल हो गया था। फेडरेशन और एसोसिएशन की पॉलिटिक्स में मैंने काफ़ी टाइम गुजारा। तो कराची से ही तालीम अपनी मुकम्मल की। ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है कि आप पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं? देखिए, होना तो पाकिस्तान के जो हालात हैं इस रीजन में, तो मुहब्बे वतन आदमी जो है वो उसके अपनी अफवाज पाकिस्तान और इस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, क्योंकि जो किरदार हमारी इस्टेब्लिशमेंट का और अफवाज पाकिस्तान का इस मुल्क के लिए है, और जो उनकी कुर्बानियाँ हैं,
तो मैं समझता हूँ हर सच्चे पाकिस्तानी को उनको सलूट करना चाहिए। ये और बात है कि कुछ सियासी जमातों ने एक ऐसी साजिश के तहत दुनिया भर में और सोशल मीडिया पे अपनी इस अफवाज को बदनाम करने की भरपूर कोशिश की। आपके बारे में तासुर रहा कि आप डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब के साथी हैं, बल्कि उनके फाइनेंसर भी हैं। डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब पीछे रह गए, आप गवर्नर बन गए, अब डॉक्टर साहब का क्या बना है? नहीं, फ़ारूक भाई हमारे साथ हैं और MQM पाकिस्तान में सीनियर पोजीशन पर हैं, सीनियर डिप्टी कन्वीनियर हैं। और ये सहरा भी मेरे ही सर जाता है कि गवर्नर बनने के बाद ये जो 3 ग्रुप बने हुए थे, जिसमें मुस्तफ़ा कमाल भाई, फ़ारूक सत्तार भाई और खालिद मकबूल भाई, इन तीनों भाइयों को भी साथ बिठाया और इनमें इत्तेफाक पैदा किया। और आज आप देख लें कि सभी लोग साथ हैं एक दूसरे के। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बिलाल मेमन, मिलिट्री सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब के साथ मीटिंग की, दफ्तरी मामलात निपटाए। चाय पी। लाइब्रेरी में सिंध काबीना के वज़रा मोहम्मद अहमद शाह, अरशद वली मोहम्मद, डॉक्टर जुनैद अली शाह और राना हुसैन ने मुलाकात की। गवर्नर हाउस के अंदर बनाए गए राशन स्टोर में आए। ये कार्ड दिखाएं जरा हमारे। ये होल हो जाता है जब एक ले लेता है ये, और ये तकरीबन हमने 2.5 लाख के करीब। तो सुहेल भाई, ये हम राशन पैकेट देते हैं एक फैमिली को। 1 महीने का राशन है 5 लोगों के लिए, जिसमें ये बताएं ज़रा 5 लीटर ऑयल है, दालें हैं, फिर चीनी है, 5 kg राइस है, सॉल्ट नमक है। ये कितनी मालियत का होगा? मेरे ख्याल से ये 8 से 10 हज़ार रुपये है। कितने लाख राशन कितने आप तकसीम करते हैं? अभी तक हम 2 लाख से ज़ायद कर चुके हैं। 25 हज़ार अभी हमारे पास यहाँ मौजूद है। 6 लाख तक हम तो ये लोगों को। आप किस बुनियाद पे ये हर फैमिली से एक बंदे को? हर फैमिली से एक बंदा जिसकी फैमिली में 5 लोग हैं। अच्छा। उसको ये बड़ा वाला राशन एक महीने में एक महीने में एक, अगले महीने फिर आके वो ले सकता है। और ये तो यूनिटी इसका रिकॉर्ड होता है आपके पास? जी, हमारे पास नादरा वाले भी बैठे हैं जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और हमने अपना जो कार्ड इशू किया है उसकी रजिस्ट्रेशन होती है। फ़ारूक अमीन साहब, उनकी तरफ से ये हमें सारे राशन पैकेट जो है। रोज़ाना कितने लोग आ जाते हैं? तकरीबन 3 से 5 हज़ार लोग रोज़ाना, जैसा कि अभी आपने देखा है। और ये सिलसिला भी शुरू हुआ है। ये आज थोड़ा सा हमने लेट किया है, लेकिन ये सुबह 8 बजे से लेके और दोपहर 12 बजे तक ये रश रहता है। ये जितने भी इनिशिएटिव्स गवर्नर हाउस में हमने लिए हैं, इसमें राशन डिस्ट्रीब्यूशन, IT, बेल ऑफ होप, इसमें 1 रुपया भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध, गवर्नर हाउस या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नहीं है। ये हम अपनी मदद आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर कर रहे हैं। तो भाई, ये सारा हमारा रोज़ाना का काम है, और आप यकीन करें कि सुकून भी मिलता है और लोगों के चेहरे पे जो खुशी होती है, क्योंकि ये इशू ये है कि जहाँ 8 से 10 हज़ार रुपये का राशन, ये नामुमकिन है। हमने इसी चीज़ को देखते हुए, क्योंकि मैं ये भी आपको बताना भूल गया कि अल्लाह ताला ने जो मेरा नोटिफिकेशन था वो हुआ 12 रबी अव्वल वाले दिन। इतवार का दिन था, लेकिन अल्लाह ने मुझे 12 रबी अव्वल वाले दिन इस मनसब पर बिठाया है
तो उसी चीज़ का खौफ खुदा दिल में रखते हुए कि मैंने कुछ करना है, और वो उस करने की वजह जो है वो ये सबब बना है कि अल्लाह ताला ने खुद ही असबाब भी बना दिए। राशन के लिए सुबह ही से लोगों की गवर्नर हाउस में लंबी कतारें लग जाती हैं। खवातीन ने उनके साथ सेल्फियां बनवाई। ये सारे वो बच्चे हैं और बच्चियां, हमारी बहनें बेटियां हैं जिन्होंने 5.5 लाख लोगों के जो टेस्ट हुए थे उसमें से क्वालिफाई किया। तो इसका मतलब ये कितने बच्चे हैं? ये 50,000 हमने इन्होंने क्वालिफाई किया है 50,000 में से। और अब ये क्लासेस इस तरह से होंगी कि दिन में 5 क्लासेस हैं हमारे पास। तो एक दिन इनकी क्लास है, इनका ऑफ होगा, तीसरे दिन फिर दूसरे की होगी। ये जब कर लेंगे अपना कोर्स तो इनको नौकरी मिलेगी? देखिए, यहाँ के सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस जो हैं वो तैयार बैठे हैं यूएई से, और इन सबको भी पता है कि अगर ये फ्रीलांसर भी होंगे तो ये जो हम कोर्स कराने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉक चेन का, वेब3 का, 15 से 20 लाख रुपए महीना ये घर बैठे कमा सकते हैं। आईटी के बच्चों के लिए भी गवर्नर हाउस में एक अलग से मार्की बनाई गई है। सर, जिंदगी में जो है सबसे ज्यादा खुश कब हुए? वो इस बात पर हुआ जब अल्लाह ताला ने मुझे बेटी से नवाजा, क्योंकि मेरे जो ससुर हैं उनकी 3 बेटियां हैं, और मुझे सारे लोग ये कहते थे बेटा उनका कोई है नहीं, कि जिनकी बेटियां होती हैं उनको जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से रहमत और नेमत दोनों मिलते हैं। तो जब मुझे पहली बेटी हुई, आप यकीन जाने मुझे ये फील आ रही थी कि चले अल्लाह ताला के पास हमारे लिए भी कोई रास्ता बन गया है। गवर्नर हाउस में आए तो उसके बाद बेटा पैदा हुआ? जी, माशाल्लाह मेरे 3 बेटे हैं। अभी जो बेटा मेरा जो जिसकी उम्र अभी 13 महीने है, वो गवर्नर हाउस में आने के बाद पैदा हुआ, और उसका नाम भी हमने फिर जुल्करनैन रखा है कुरान शरीफ से जो है। और जिंदगी में गमज़दा कब हुए? अगर आप सच पूछें, पूरी ज़िंदगी में तो कई गम मुझे मिले होंगे और मुझे याद भी नहीं, क्योंकि हर दिन वाली गम जो है शाम तक भूल ही जाता हूँ। लेकिन सच्चे दिल से अगर आप पूछें तो जो गम अभी ये फ़लस्तीन में मुसलमान बच्चों के साथ हो रहा है, इसका गम जो है ना, ये बर्दाश्त नहीं होता। क्योंकि जब मैं रात आता हूँ और मेरी मिसेज़ मुझे अपने स्नैपचैट पे, इंस्टा पर ये दिखाती हैं कि एक मासूम 1 साल का बच्चा, 3 साल के बच्चियाँ जिस बेदर्दी से मारे जा रहे हैं, शहीद किए जा रहे हैं। आप बताएं कि जब आदमी ख़ुद बच्चों वाला हो और ये तकलीफ़ देखेगा तो गम होगा या नहीं होगा? आपकी कितनी आमदन है माहाना? गवर्नर की तनख्वाह लेते हैं? गवर्नर की जब से मैंने इस मनसब को संभाला है, मेरी आधी तनख्वाह सैलानी पे जाती है और आधी तनख्वाह जेडीसी में जाती है। मैंने अब तक 1 रुपया भी तनख्वाह का अपने इस्तेमाल में नहीं लिया। और कितने आपका खर्च कितना है वैसे जो अपने घर से लेते हैं? जी, मेरा जब से मैं यहाँ आया हूँ गवर्नर हाउस में अपने पैसे से मैंने यहाँ पर जो हमारा किचन है या जो हमारे मेहमान आते हैं, वो सारे जो ख़र्चा है वो मेरे अपने पास से होता है। कितना हो जाता है? काफ़ी सारा होता है, लेकिन हम वो पैसे गवर्नर हाउस से नहीं लेते। लेकिन आपकी आमदन माहाना कितनी है? आमदन तो हमारे ग्रुप की अच्छी खासी है। कितनी है? मेरे ख्याल से होगी मिलियंस में है। नहीं, कितने करोड़? वो तो फिर मैं हिसाब चेक कर लूँगा। 10 करोड़ 20 करोड़, लेकिन ये एक न्यूज़ मैं आपको बता दूँ कि इस मनसब पर बैठने के बाद मैंने अल्लाह ताला से, क्योंकि 12 रबी अव्वल को मेरा वो हुआ, उसके बाद से मैंने ये अहद किया है कि जो भी मेरा मुनाफा है, पहले तो कुछ परसेंटेज अल्लाह की राह में ख़र्च होता था, लेकिन अब ग्रुप में से जो मेरे हिस्से के, क्योंकि हम 4 भाई हैं, जो मुझे नफ़ा मिलता है 100% अल्लाह की राह में खर्च। नहीं, लेकिन आपको नफ़ा मिलता कितना है? देखें, मेरे वालिद साहब हमारे चेयरमैन हैं, सारी चीज़ें फ़ादर देखते हैं, और मैं क्योंकि बहुत अरसे से सियासत में आ गया हूँ तो बिज़नेस अब मैं नहीं देख रहा, लेकिन जो कुछ भी मेरे हिस्से में आता है, मैंने आपको बता दिया कि पहले 10%, फिर 15%,
और फिर एक टाइम आया कि 50% भी मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में पैसे डाले। तो मैंने अपने अल्लाह ताला से ये अहद किया है कि मेरी आमदनी का 100% पैसा जो मेरे अपने बच्चों का और मेरा ख़र्चा निकाल के वो सारा का सारा मैं इस सारे काम में जानना चाहते हैं ना कितना है। देखें, मैं मुनासिब नहीं लगता कि आज के इस माशी हालात में नहीं, फिर भी मैं ये बात बताऊं कि जी क्या है, लेकिन ये करोड़ों में है, बस ये मैं आपको कह सकता हूँ। आपने एक इंटरव्यू में खुद एतराफ़ किया था मैं बड़ा दिल फेंक हूँ। तो क्या अभी भी किसी पे दिल आ जाता है? सच पूछें तो इस मनसब पर बैठने के बाद 18 घंटे काम करने के बाद इतना थक जाते हैं कि दिल जो है वो आने को तो छोड़ें, दूर दूर तक किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं है सिवाय बिस्तर में जाके 4 घंटे की नींद लेने के। नहीं, लेकिन फिर भी कैसा हुस्न कैसा पसंद है आपको? देखें, हसीन हर वो चीज़ अल्लाह ताला ने दुनिया में बनाई है। नहीं, निस्वानी हुस्न बताएं। मैं वही उसी पर आ रहा हूँ कि अल्लाह ताला की बनाई हुई, चाहे वो इंसान हो, चाहे ये खूबसूरत पहाड़ और दिलफरेब अंदाज हो, सभी पसंद हैं। और जैसे आपने कहा कि हुस्न किसको पसंद नहीं होता, क्या है हुस्न में पसंद? हर वो अच्छी चीज़ जो हसीन हो। नहीं, बाल होंठ वैसे नहीं, ये बात सही है, मुझे बाल पसंद है, लंबे बाल हो। बहादुराबाद में वाक़या सैलानी फाउंडेशन के दफ्तर आए। मौलाना बशीर फारूकी साहब ने इस्तकबाल किया। रोज़ाना कमोबेश 10 लाख अफराद का खाना एक ही जगह पे बनेगा। और यहाँ से पूरे सिंध भर में भी अगर खुदा खास्ता को हालात मामला ऐसे होते हैं, सैलाबी है, सूरत हाल, यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट गोड्स कटिंग होगी, स्टेट ऑफ द आर्ट किचन का सिलसिला होगा। यानी कि एशिया के मयार के मुताबिक इसको बनाया जा रहा है। इसके तकरीबन जो है ना कंस्ट्रक्शन के मराइल तकरीबन ख़त्म हो गए। और आने वाले 6 महीने में इसकी सारी जो भी इन्वेंट्री हमने लेनी है वो सारी लेके अल्लाह ने चाहा तो इसको 2024 के मिड में स्टार्ट कर देंगे अल्लाह ताला कामयाबी। इसके साथ साथ ये एक IT टावर बनाने जा रहे हैं, उसके अंदर 2 एकड़ पे ये है, 2 एकड़ पे ये है। अल्लाह ताला यानी कामयाबी दे। साहब ये एशिया का सबसे बड़ा है। हाँ, सबसे बड़ा होगा ये 10 लाख। हाँ, ये 5-4.5 लाख का रक्षा 2 लाख में दे रहे हैं, 6 लाख, सवा 2 लाख में। और इंस्टॉलमेंट में है महीने का शायद 7,500, ताकि ये अपने पैरों पे खड़ा हो, खुद भी कमाए। और 7,500 समझे इसको महीना देना है। लेकिन इस वक्त में ये इनको नौकरी नहीं मिल सकती और इस वक्त ये इनको रिक्शा मिल गया तो ये रोज के 1,000-1,500 रुपये आराम से कमाते। मुस्तहिक अफराद में रिक्शे तकसीम किए। सैलानी फाउंडेशन में मुफ्त IT कोर्सेज भी करवाए जाते हैं। जदीद तरीन क्लासरूम्स का दौरा किया। मेरी पर मंथ 80,000 से अर्निंग होती है और मेरा फाइबर अकाउंट भी करना है। अच्छा, क्या क्या करते हो? 80,000 अर्निंग कैसे होती है? 80,000 क्लाइंट को सेल चीज़ें करना, वेब डेवलपमेंट का काम होगा, AI जनरेटिव AI का काम होगा, इसमें चैट बॉट वगैरह बनाना, और इससे मैं क्लाइंट को सेल करता हूँ, फिर मुझे पेमेंट करके फिर वो फाइल। बच्चों में लैपटॉप तकसीम किए। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के करीब सस्ते तंदूर का इफ्तिताह किया।
2 रुपए की रोटी यहाँ मिला करेगी। और ये गाजी तंदूर के नाम से अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है और इसी के इसमें हमने ये जगह यहाँ पे लेके अब 2 रुपए की रोटी यहाँ से शुरू हो जाए। जितनी मर्जी है कोई रोटियाँ, जितनी रोटी है, कोई मना नहीं किसी को। मैरीना क्लब पहुंचे। अपनी याट में आए। याट तो बड़ा महंगा शौक है, करोड़ों रुपए की याट आती है, तो ये शौक कब से पाल रखा है? देखिए, समंदर में आने का शौक़ मेरा बड़ा पुराना है। मैं इस मरीना क्लब में 99 में मेंबर बना था, 1999। और उस वक्त हमारे पास पंटून बोट होती थी, फिर मैंने स्पीड बोट ली, फिर वाटर स्कूटर जिसे जेट स्की कहते हैं वो काफ़ी मेरे पास यहाँ 3 है। और फिर फाइनली मैंने यॉट ली। ये कितने की होगी? बस ले ली। हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, आपके भी दोस्त हैं, फैसल वाडा साहब के पास यॉट थी, तो एक दिन वो मुझे ले गए अपनी यॉट पे घुमाने, तो मुझे पसंद आई, तो मैंने वापसी पे उनसे कहा कि ये मेरी हुई। वो भी बड़े दिल के आदमी है, कहने लगे आपकी हुई। तो बस इसी तरह हमारे दरमियान एक सौदा हो 12-14 करोड़ की तो होगी। बस ले ली हमने, अल्लाह ताला ने दिलवा दी। शौक़ था, और कोई 10-15 साल से, जब से मेरी शादी हुई 16 साल, कोई संडे ऐसा नहीं था जब हम फैमिली के साथ बच्चों के साथ मैं इस यॉट पे नहीं आता, बोट पे। कराची शहर में जहाँ इतना पोल्यूशन है, इतनी आवाज़ें हैं मोटरसाइकिलों की, बसों की, तो यहाँ आकर गोल्फ़ क्लब के पास हम ये एंकर कर लेते हैं और वहाँ बैठ के घंटा 2 घंटा गुजार लेते हैं। टिसौरी साहब, लोगों को तो पता नहीं है कि आपका बड़ा पुराना सियासी पस मंज़र है। आप पीर पगाड़ा के पास रहे, बहुत साथ उनके रहे, अरबाब रहीम आपके बड़े दोस्त रहे, चौधरी शुजात के घर भी आप रहे। तो ये जो शख्सियात थी, इनके साथ कैसे वक्त गुजरा और इनके साथ कैसे वक्त गुजरा? जी देखिए, मेरी जो सबसे पहली दोस्ती मेरी हुई वो जनरल मुशर्रफ जब मंगला डैम के कोर कमांडर थे। एक शायर हुआ करते थे हकीम नासिर, उनसे मेरा बड़ा ताल्लुक़ था। तो मैं कराची में सोशलाइजिंग उनके साथ करता था, तो वहाँ हमारी दोस्तियाँ इनसे हो गई और फिर वो लंबा अरसे तक जनरल मुशर्रफ की दोस्ती चली। फिर बीच में पीर साहब पगाड़ा और चौधरी शुजात साहब के साथ भी ताल्लुक़ हो गया। और यहाँ मैं ये बता दूँ कि चौधरी शुजात साहब ने, जिसे कहते हैं ना बुरे वक्त में कौन खड़ा रहता है, जब मेरे पे क्राइसिस था और मैं एग्जाइल में था, कहते हैं बदीन में आपने ज़मीनें भी ली थी अरबाब रहीम के साथ, वो सब गलत था। और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से आपकी ये मुखालफत थी? नहीं, मैं समझता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के उस बिजनेसमैन पर केसेस बनाए जिसे जनरल मुशर्रफ ने गोल्डन सन ऑफ पाकिस्तान का टाइटल दिया, हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज लाने में। और मेरी कोई ज़मीन बदीन में ना पहले थी ना आज है। और फिर ख़ुद शर्मिंदा, मतलब आप देखें अल्लाह ताला ने मेरे सारे केसेस से बाइज़्ज़त बरी किया। लेकिन वो 1 साल मैंने लाहौर में चौधरी शुजात साहब के घर गुजारा, और दोनों भाई परवेज़ इलाही भी और चौधरी शुजात साहब भी, उन्होंने बड़ा ख्याल किया। चौधरी साहब की जो मिसेज़ है उनके साथ हमने उम्रा भी किया, बेटे सालिक और रासिक के साथ जो उनके परवेज़ इलाही के बेटे थे, और शाफे जो शुजात साहब का एक बेटा है,
तो इनके साथ मैंने कोई 1 साल लाहौर के अंदर आपके गुजारा, तो वो वक्त मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि उन्होंने बड़ा प्यार दिया। जनरल मुशर्रफ कैसे आदमी थे? जनरल मुशर्रफ जी, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूं कि ज़बरदस्त आदमी थे, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी सियासी मुखालफत अपनी जगह पे लोगों से, अमरीत के हवाले से 100 बातें हैं, वो अपनी जगह पे बाहैसियत इंसान। आज अल्लाह ताला इस दुनिया में नहीं है, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, लेकिन मेरे लिए बड़े शफीक इंसान थे। मैंने आधी दुनिया उनके साथ देखी, जितनी भी ट्रैवलिंग थी, क्योंकि उन्होंने जेम्स एंड ज्वेलरी को अपने उस 7 नुकाती जो उनका एजेंडा था, जिसमें उन्होंने एक्सपोर्ट में रखा था, उसमें जेम्स एंड ज्वेलरी था। और मैं उस वक़्त फेडरेशन की तरफ से चेयरमैन था ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग का। अरबाब रहीम साहब के साथ भी बड़ा, अरबाब रहीम साहब के बारे में तो सियासी तौर पर बड़ी मुतनाज़िया बातें की जाती हैं, आपके साथ कैसा भी है? नहीं, बहुत अच्छे इंसान, और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे चीफ मिनिस्टर गुजरे हैं सूबे में, लेकिन ये मैं बिल्कुल खुले समंदर में हूँ, मैंने उनसे ज़्यादा ऑनेस्ट और ईमानदार आदमी नहीं देखा बहैसियत गवर्नर से। उन्होंने बहुत अच्छा टाइम गुजारा। उन्हें मेरे सामने करोड़ों रुपए की ऑफ़र्स होती थी, लेकिन उन्होंने कभी 1 रुपए का गबन या कोई करप्शन नहीं। ये बिल्कुल सही बात मैं आपको बता रहा हूँ। आपने बहुत टाइम मुत्तहिदा के साथ गुजारा, इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कत्ल गारत के, दहशत गर्दी के, स्मगलिंग के, मनी लॉन्ड्रिंग के, तो ज़ाहिर है आपके भी सारा कुछ सामने होता रहा। मैंने MQM पाकिस्तान जो ज्वाइन की है जी, वो 2016 के एंड में की है। ये वो टाइम है जब फ़ारूक सत्तार साहब MQM के सरबराह हैं। जो पिछला वाला टाइम था, उस वक्त तो आधे से ज़्यादा MQM मेरी दुश्मन हुआ करती थी, और उस टाइम पे तो हम पीर साहब पगाड़ा के साथ थे। और उसके बाद भी फिर 2 साल 3 साल हमारी लड़ाई रही है, जिसमें मैं और डॉक्टर फ़ारूक सत्तार जो हैं वो MQM से आउट थे। उसके बाद ये 2021 के एंड में, यानी 22 में, मैंने फिर दोबारा, मुझे उन्होंने मेरी डिप्टी कन्वीनियरशिप बहाल की। अब आप गवर्नर हैं, सिंध के अंदर इंतखाबात होने हैं, अब आप कैसे मुनसफ़ी करेंगे कि पीपल्स पार्टी भी खुश हो, मुत्तहिदा भी खुश हो, तहरीक इंसाफ भी नाराज़ ना हो? क्या करेंगे आप? देखिए, जो गवर्नर का रोल है वो तो आइन और कानून की पासदारी करवाना है, और सूबा आइन और कानून के मुताबिक चले। इलेक्शन से रिलेटेड सारी चीज़ें तो अब इलेक्शन कमीशन और निगरान जो वज़ीर आला हैं और उनकी जो कैबिनेट है, बेसिकली ये उनका काम है। मेरा काम सिर्फ इस चीज़ पर नज़र रखना है कि कोई भी शख्स किसी के साथ जो है वो ज़्यादती ना करे, अपने जो इख्तियारात हैं उसका नाजायज़ इस्तेमाल ना करे, और उन चीज़ों को मैंने देखना है जो कानून और आइन के मुताबिक ना हो रही हो। तो मैं समझता हूँ कि जो गवर्नर का रोल है वो बड़ा क्लियर है, और उसमें मेरा जो ऑफिस है उसका काम तो बैलेंस करवाना है बिटवीन पावर कॉरिडोर और सियासी जमातों के दरमियान और लोगों के दरमियान। तो मैं नहीं समझता कि गवर्नर जो है उसमें कोई रोल ऐसा प्ले करे जिसमें किसी एक पार्टी के साथ कोई जाती हो सकती है। पीपल्स पार्टी को शिकायत है कि पंजाब के अंदर डेवलपमेंट के जो मंसूबे हैं पिछली हुकूमत के वो जारी हैं, और नए भी मंसूबे बन रहे हैं, सिंध में क्यों नहीं? देखिए, मैं तो कभी कभी लाइटर मूड में कहता हूँ कि मुझे तो कौमी इत्तेहाद लगता है कि सिंध और कराची में जो तरक्की है उसे कहीं ना कहीं रोका जाता है और रुक रही होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब से मैं इस मनसब पर बैठा हूँ, और ये चाहे निगरान हुकूमत हो या इससे पहले शहबाज शरीफ साहब का जो 1 साल था, उसमें खुसूसी तवज्जो दी गई है सिंध पर और कराची पर। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि अभी जितने भी तरक्याती मंसूबे थे उन्हें इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया है, जो कि नहीं रुकने चाहिए थे। और जब निगरान हुकूमत आई है तो ज़ाहिर है उस पर एक एतमाद है और एतमाद करना चाहिए, और मैं समझता हूँ उन फंड्स को रिलीज़ कर देना चाहिए ताकि जो तरक्की, क्योंकि देखें जब कोई प्रोजेक्ट बन रहा होता है उसकी टाइमलाइन जो है वो मेन जुज़ होती है उस चीज़ को कंप्लीट कराने का। अगर आप 3 महीने किसी प्रोजेक्ट को डिले करते हैं तो वो 3 साल डिले हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर जो भी कंपनीज़ इन्वॉल्व होती हैं वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि काम को रोका जाए। तो अगर इलेक्शन कमीशन इस बात को सुन रहा हो तो उन्हें फौरी तौर पे इस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि ये जो डिले है इससे पूरा प्रोजेक्ट 3 साल के लिए डिले हो जाएगा और कंपनीज़ वापस भी चली जाती हैं।
फैमिली भी कश्ती में बैठकर आ गई। यार्ड पर हाई टी का एहतमाम किया गया। मकामी होटल पहुंचे। थाईलैंड के कौमी दिन की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कैसे बेटे हैं, गवर्नर बनने के बाद आपकी क्या फीलिंग है? जैसे एक फादर की होती है, इससे बढ़ के खुशी क्या हो सकती है। और कामरान माशाल्लाह ज़ाहिर है मेहनती हैं, कारोबारी फैमिली से हैं, और आपने देखा कि कारोबारी फैमिली से होने के नाते ये ज़्यादा ज़ोर जो है वहाँ गवर्नर हाउस में भी कारोबारी लोगों को बुलाते हैं, उनके मसाइल हल करवाते हैं, उनसे मीटिंगें करवाते हैं मुतालिका वज़ीरों की। और मैं समझता हूँ कि मेहनत कर रहे हैं और बहुत जल्द इन्होंने अवामी गवर्नर का लक़ब भी हासिल कर लिया। तो एक बाप के लिए तो बड़ा खुशी का मुकाम होता है। और आप इस बात इनकी सबसे अच्छी क्या आपको बात लगती है? देखें, सबसे अच्छी बात तो ये जिस काम में लग जाते हैं फिर ये टाइम को किसी को नहीं देखते, उसके ऊपर ही लगे रहते हैं जब तक वो मुकम्मल नहीं हो जाए। और इनमें खामी क्या है? खामी ये है कि बड़े थोड़ा सा जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, मगर फिर रिजॉल्व कर लेते हैं। और अपना मतलब ये कि शुरू से इनकी आदत रही है कि मैंने काफ़ी मेहनत करी और आज देख लें कि उन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया जो बहुत कम लोगों को मिलता है अपनी ज़िंदगी में। क्या इन्हें कोई नसीहत करना चाहेंगे? बस नसीहत यही है कि ये ओहदे जो हैं वो आने वाली जाने वाली चीज़ें हैं, और ये जिस तरह काम कर रहे हैं इसी तरह करते रहें ताकि इनके जाने के बाद लोग इनको याद रखें। केक काटा। रात के वक्त गवर्नर हाउस वापस पहुंचे। गवर्नर हाउस में सिंधी अजरक डे के सिलसिले में कल्चरल शो का एहतमाम किया गया। तकरीब में सफारतकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सिंधी गुलकारों ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। अल्लाह ताला ने मुझे ये एजाज़ दिया कि आज सिंधी अजरक डे इस गवर्नर हाउस में मेरे रहते हुए दूसरी बार मनाया जा रहा है।